हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये बेसिकली आपकी इंड ईयर्स 109 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि अगर आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ, तो उस केस में आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है। तो बेसिकली आपको 7 स्टेप जो है वो दिमाग में रखना है और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो, जैसे कि हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीवी करेंगे फ्यूचर कैश फ्लो का विद ईआईआर जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस यानी फेयर वैल्यू का। जो भी डिफरेंस आएगा वो लेके हम जाएंगे इक्विटी कंपोनेंट, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिफरेंस आता है स्टेप नंबर 3 में, वो हमेशा इक्विटी कंपोनेंट में जाता है। और इक्विटी कंपोनेंट बैलेंस शीट में कहाँ पे जाता है? अदर इक्विटी में। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ईआईआर लिखेंगे ओल्ड वाला मतलब जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब मेन जो दो स्टेप जो है वो ऐड हुए हैं आपके स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में जो भी आपके ट्रांसलेशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है उसको अलोकेट कर देना है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में। कौन से वैल्यू में? अच्छा, स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो वैल्यू निकली है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट की, उसके वैल्यू में क्या कर देना है? अलोकेट कर देना है। उसके बाद उस वैल्यू को क्या करेंगे? उस वैल्यू को हम रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड रिवाइज्ड इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए ट्रांसलेशन कॉस्ट होगा उसको हम एलोकेट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में। कौन से वैल्यू में? स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 में जो भी वैल्यू निकली होगी उसके वैल्यू में क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम निकालेंगे रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड रिवाइज्ड इक्विटी। ये कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में जो भी आपकी वैल्यू हमने निकाली थी वो लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो, मतलब एलोकेटेड कितना एलोकुलेट किया फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में, तो आपका निकल जाएगा। स्टेप नंबर 6 में हम कैलकुलेट करेंगे न्यू ईआईआर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करके। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर रेट इनटू में वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट इनटू में हायर रेट माइनस लोअर रेट। यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू होगी ये वाली जो आपकी रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये होगी यहाँ पे फेयर रिक्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद आपका न्यू ईआईआर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 में जो हम नॉर्मली एलईडी बनाते हैं वैसे हम बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमको लेना है, क्या लेना है? न्यू ईआईआर लेना है। ईयर लिखेंगे, ओपनिंग लेंगे। यहाँ पे जो ओपनिंग में जो फर्स्ट ईयर में हम लेंगे रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी लेंगे, जो भी हमने स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया है। उसके बाद लास्ट में हमको 2 जनरल एंट्री जो है वो पास कर दे। ठीक है। इक्विटी कंपोनेंट की अलग पास करेंगे और जो आपका ट्रांसलेशन कॉस्ट है उसकी अलग पास करेंगे। देखो सपोज़ आपने डिवेंचर इशू किया तो आपके पास पैसा आया होगा, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी और डिफरेंस आपका क्या है? आपका इक्विटी कंपोनेंट है। दूसरा ट्रांसलेशन कॉस्ट में क्या करते हैं? ट्रांसलेशन कॉस्ट मतलब पैसा गया होगा ना, खर्चा है, तो टू कैश डेबिट किसको करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट जो भी हमने ऊपर क्या किया था? एलोकेट किया था। अब चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है? AK लिमिटेड है, उसने इशू किया 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कन्वर्टेबल लिखा हो तो समझ जाना कि वो कौन सा केस है, वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का केस है। और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में 2 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला, जो आपका फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, फेयर वैल्यू अज्यूम नहीं करते, फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़, स्टेप 3 में जो भी डिफरेंस निकलेगा उसको हम इक्विटी कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो डिवेंचर इशू किया गया है वो 3 साल के लिए, और कितना इशू किया है? 80,000। देखो एक लिमिटेड जो है वो इशू करा डिवेंचर, मतलब उसके लिए क्या आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यहाँ पे 12% का क्या है? मार्केट रेट इंटरेस्ट है। मार्केट रेट इंटरेस्ट का मतलब ईआईआर क्या होता है? ईआईआर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। तो ईआईआर कितना है आपका? 12%। ठीक है। ट्रांसलेशन कॉस्ट है आपका 2,000। ट्रांसलेशन कॉस्ट दिया है, मतलब आपको यहाँ पे न्यू ईआईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा फेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी इक्विटी में। ठीक है। अब मैंने जो आपको 7 स्टेप बताया वो आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो निकालेंगे। देखो फर्स्ट तो आपको 80,000 जो है वो रिसीव हुआ होगा AK लिमिटेड को। उसके बाद 1 से लेकर 3 साल तक क्या होगा? इंटरेस्ट पे होगा, और 3 साल के एंड में क्या पे हो जाएगा? प्रिंसिपल पे हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? फेयर वैल्यू निकालेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये कैसे निकालते हैं? पीवी करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो का EIR से। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन प्राइस एंड द फेयर वैल्यू। और जो ट्रांसलेशन प्राइस क्या होता है, डे 1 को जो भी आपका कैश फ्लो है, मतलब कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, वो होता है आपका ट्रांसलेशन प्राइस। और डे 1 में आपका मतलब क्या है? आपका कैश इनफ्लो 80,000 है। ठीक है।
तो 80,000 को माइनस करेंगे फेयर वैल्यू के साथ, तो आपका जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा, आपका इक्विटी कंपोनेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिफरेंस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी कंपोनेंट। नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 जो है वो आपका EIR आपको लिखना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप नंबर 5 जो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एलोकेट करेंगे ट्रांसलेशन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में। फाइनेंशियल ट्रांसलेशन कॉस्ट कितना है, 2000 क्वेश्चन में था, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में, जो कि हमने स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया है। स्टेप नंबर में कितना 2 में कितना है 72,315 और स्टेप नंबर 3 में 7686 लिख देंगे और इस 2000 को इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब ये किस काम के आएगा, ये आपका रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और रिवाइज्ड इक्विटी जो है वो कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड रिवाइज्ड इक्विटी, जो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 वैल्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे ये दोनों वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा। स्टेप नंबर 6 दैट इज द न्यू EIR कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड से। तो हमको 2 रेट चाहिए, एक टॉप रेट ले लो जो कि क्वेश्चन में गिवन है 12% EIR वो ले लेंगे, और एक आप कोई भी रेट ले सकते हो, यहाँ पे 14% जो है वो लिया गया है। अब देखिए, नाउ डू इंटरपोलेशन टू फाइंड न्यू EIR एट विच यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू क्या हो, इतना हो। मतलब यहाँ पे जो है आपको रिवाइज्ड फेयर वैल्यू लेना है, पुराना वाला फेयर वैल्यू मत ले लीजिएगा, क्या लेना है, रिवाइज्ड फेयर वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में है 70506, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, PV करेंगे कैश फ्लो का, एक बार 40% से और एक 12% से, वैल्यू निकल जाएगी दोनों की। अब लगाएंगे हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो वैल्यू हमने पुट कर देना है, उसके बाद हमारा जो है न्यू EIR जो है वो निकल जाएगा। स्टेप नंबर 7 में हम क्या क्या कैलकुलेट करना है, LAT कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है ये, क्योंकि क्या इशू किया, कन्वर्टेबल डिवेंचर। लेकिन याद रखना कैसे कैलकुलेट आप क्या करोगे, मतलब कैसे कैलकुलेट निकालोगे, मतलब करोगे न्यू EIR से जो है वो हमको निकालना है ER। यहाँ पे ओपनिंग में जो हम अमाउंट लेंगे कौन सा लेंगे, रिवाइज्ड फेयर वैल्यू लेना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, न्यू EIR। उसके बाद क्या कर देना है, LAT आपको 3 साल की बुला देनी है। उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे 2, डे 1 में 2 पास करेंगे। पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया होगा 80,000 का, टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन कॉस्ट क्या खर्चा है तो पे करेंगे टू कैश कैपिटल बैंक 2,000, और जो हमने एलोकेट किया है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में क्या कर देना है, आपको लिख देना है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी कंपोनेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक क्या बताती हूँ, समरी देती हूँ। देखो कि कब आपको स्टेप 7 अप्लाई करना है और कब आपको स्टेप 5 जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपका CFI है विदाउट ट्रांसलेशन कॉस्ट, अगर आपको पास क्या है CFI है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विदाउट ट्रांसलेशन कॉस्ट, तो आपको नॉर्मली जो 5 स्टेप हम लगाते हैं वो निकालना है। स्टेप 1 कैश फ्लो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, स्टेप 3 डिफरेंस निकालेंगे ट्रांसलेशन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, स्टेप 4 EIR एंड स्टेप 5 इज LAT। 5 स्टेप कब अप्लाई कर देना है, कब अप्लाई करना है, जब आपके पास CFI हो विद ट्रांसलेशन कॉस्ट। 4 स्टेप जो है वो नॉर्मल जो हम निकालते हैं वैसे ही है। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो, स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, स्टेप 3 डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, डिफरेंस जो है कहाँ पे ज़्यादा है, इक्विटी कंपोनेंट में ज़्यादा है। स्टेप नंबर 4 दैट इज द EIR, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ओल्ड EIR बोल दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 एलोकेट करेंगे ट्रांसलेशन कॉस्ट को, और उसके बाद रिवाइज्ड FL और रिवाइज्ड इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 6 में न्यू EIR कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन मेथड से। स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, LAT बनाएंगे, न्यू EIR से बनाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, 2 जनरल एंट्री जो है वो आपको पास कर देनी है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।